नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं नवम भाव के क्या फल हैं, जिसको भाग्येश भी कहा जाता है। और नवम भाव अगर किसी का भाग्य बहुत बलशाली है तो अगर उसको कोई फिक्स्ड इनकम भी नहीं है, उसका धन भाव भी कमज़ोर है, तभी भी उसका काम चल जाता है। मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति कहीं ऐसी जगह, ऐसी संस्था में रहता है जहाँ पर उसका खाना पीना सब कुछ एक धार्मिक संस्था के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ व्यक्ति का सारा खर्चा वो संस्था उठा रही है, उनका भी संबंध कहीं ना कहीं नवम भाव से आता है। और आप बहुत ज़्यादा धनवान हैं, आपको इनकम सोर्सेज भी अच्छे हैं, तभी भी आपको हर कार्य में 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट या जो भी भाग्य की बात होती है, वहाँ पर आपको बड़ा ज़्यादा सोचनी हो जाता है कि भाई वो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और नवम भाव कहीं ना कहीं पिता को भी बताता, तो पिता की हेल्थ को भी समस्या आ सकती है। नवम भाव कहीं ना कहीं समाज में आपकी धार्मिक प्रतिष्ठा, या कह सकते हैं किसी पर आरोप या लांछन जो लगता है कि भाई ये कैरेक्टर लेस व्यक्ति है, इसका कारण नवम भाव या नवमेश का कमज़ोर होना। तो इसको हमने जैसे इसमें तो हमने एक इन जनरल एकदम जनरल आइडिया, अगर आप ये देखें जो प्लस साइन है, अगर वहाँ मित्रवत होकर बैठा केंद्र और त्रिकोण में, अगर वो, क्योंकि ये कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव है, इसीलिए हमने जैसे नवम भाव का स्वामी नवम में बैठ जाए, इसके अलावा वो केंद्र में बैठ जाए, ये कुछ स्टार लगे। देखिए चतुर्थ भाव में बैठना, वैसे नवमेश केंद्र में ही बैठ रहा है वो, लेकिन इसमें एक कमी मानी जाएगी कहीं ना कहीं। जब नवम भाव का स्वामी अपने से 8 जा रहा है, तो पिता को अचानक कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। 8 अपने से 8 ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये ओवर रूट कर जाएगा नियम अगर वो फेवरेबल राशि में। जैसे अगर काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं, बृहस्पति अपने से 7 8 अष्टम भाव में बैठ गया है, लेकिन वो उच्च का होकर बैठा है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, बृहस्पति अभी बहुत बली हो गया है। और तो 8वें से रिलेटेड जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो पिता के संबंध में उसको ऑन कर देगा। नहीं तो सामान्यतः अगर वो शत्रुवत होकर बैठता है अपने से 8वें में, तो बुरा माना जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं धन भाव में, यानी नवमेश का धन भाव में बैठना वैसे अच्छा माना जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिए वो नीचवत होकर या शत्रु राशि होकर ना बैठे, नहीं तो 6 नंबर यानी कहीं ना कहीं पिता ऋण से ग्रसित हो सकते हैं पिता। और कहीं ना कहीं क्योंकि पिता का जो संबंध बन रहा है आपके धन भाव से बन रहा है, और वो आप पिता से 6 भी है, तो यानी हो सकता है वो ऋण आप पर आ जाए, आपको चुकाना पड़े, पिता के उस ऋण को चुकाने में आपको मदद करनी पड़े, इस प्रकार की। तो ये ध्यान रखना है, अगर नवम भाव वैसे धन भाव में बैठता है तो ये अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर वो नीचवत होकर बैठता है तो अपने से 6 का भी ध्यान रखना आपको। क्लियर हो गया? और 6 8 12 में तो सामान्यतः ये बुरा माना जाता है। कुछ एक्सेप्शनल भी हैं। परिवर्तन योग जनरली चीज़ों को सुधार देते हैं। भाई 8वें भाव का स्वामी 9वें भाव में, 9वें भाव का स्वामी 8वें भाव में। हालांकि 9वें भाव का स्वामी 8वें भाव में कभी भी अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन अगर परिवर्तन योग में आ जाते तो एक प्रकार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, भाई मैं आपके भाव का नुकसान नहीं करने वाला हूँ, आप भी मेरे भाव को नुकसान ना करें। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें हमने जो हमारे एंशिएंट बुक्स हैं, अति प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके कुछ श्लोकों का अर्थ बहुत ही कंपाइल करके आपके सामने रखा। बहुत मतलब उसको, हालांकि उस श्लोक का अर्थ करते तो बहुत लंबा वाक्य बन जाता है, और उसको समझ पाना कई बार बड़ा क्लिष्ट भाषा होती है, टिपिकल भाषा होती है। तो हमने बहुत ही सिंपल भाषा में आपके सामने रखा है। बृहस्पति, याद रखिएगा, नवम भाव का कारक है। सेकेंडरी कारक में सूर्य को भी गिनते हैं, लेकिन सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो इसलिए हम सर्वे सर्वा बृहस्पति को ही ज़्यादा देख रहे हैं, बृहस्पति को ही ज़्यादा मान रहे हैं।
माने जैसे नवम भाव में बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है, नवम भाव में सूर्य उच्च का होकर बैठा है, तो हम ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं नवम भाव के बृहस्पति उच्च को। बृहस्पति शुभ होकर भाग्य भाव में, क्लियर हो गया। तो अगर बृहस्पति नौवें भाव के साथ संबंध बना रहा है, भाग्येश केंद्र में, भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में आ गया है, लग्नेश भी बली है, ठीक है, लग्न का स्वामी यानी प्रथम भाव का स्वामी भी बली है। ऐसी परिस्थिति में हाँ, ये एक चीज़ और याद रखना है, कई दफ़ा व्यूअर्स पूछते हैं कि जी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, लेकिन लग्नेश जो है वो नीच का है, तो फिर क्या परम भाग्यशाली, ये वाक्य जो ग्रंथों में लिखा है उसका फल नहीं मिलेगा। याद रखिए, अगर कोई ग्रह लग्नेश आपका, या कह सकते हैं बृहस्पति ही मान लेते हैं, नवम भाव में कहीं नीच का होकर बैठा है, लेकिन उसके हमारे जो नियम है नीच भंग के, देखिए चार नियम है नीच भंग के, अगर वो चारों एप्लीकेबल हो जाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा बली हो जाता है। याद रखिएगा, नीच भंग एक तो होता है भाई एक नियम से ही वो नीच भंग हो रहा है, सिर्फ भी उसके उच्च राशि का स्वामी उसको देख रहा है बस। लेकिन अगर वो लग्न से भी नीच भंग हो रहा है, चंद्र राशि से भी नीच भंग हो रहा है, उच्च के ग्रह से भी नीच भंग हो रहा है, नीच के ग्रह से भी नीच भंग हो रहा है, यानी जो नीच राशि का स्वामी उससे भी नीच भंग हो रहा है, तो हम कह सकते हैं बहुत बली हो गया वो प्लैनेट और उसके नीच भंग को ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान देना, इनमें किस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखना कि कोई ग्रह अगर नीच का होकर भी बैठा है लेकिन नीच भंग उसके, और हमने ऑलरेडी चैनल में वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट है, या एस्ट्रो ज्योतिष करके भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ग्रहों के गणित में मेनली हमने जो कह सकते हैं टेक्निकल चीज़ें हैं ज्योतिष में, या मैथमेटिक पोर्शन है, मैथमेटिकल पार्ट है, वो डाला है। और एस्ट्रो ज्योतिष में हमने इन जनरल जो कोई सा योग किस प्रकार से निकाला जाता है वो सारी बातें हमने एस्ट्रो ज्योतिष में रखी हैं। तो ये दो प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर इनको कंसिडर करें, इनको देखें। तो ये नीच भंग विचार आपको करना, अगर हो जाता है नीच भंग तो इसमें कोई दो राय नहीं, व्यक्ति को परम भाग्यशाली माना जाएगा। लेकिन नीच भंग का अर्थ होता है पहला फेज आपको उसी नीच प्रभाव में बिताना पड़ेगा, यानी जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो सब कुछ डावाडोल सा लगता है, पता लगा भोजन के लिए भी समस्याएं जुटानी पड़ रही हैं, भाग्येश बहुत कमज़ोर है और आय का स्वामी भी कमज़ोर है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। संतान होने के बाद ही हमारे पिता के आय के साधन भी बंद हो गए और ये सब चीज़ समस्या आ गई। लेकिन अगर वो नीच भंग में है तो नीच भंग बोलते हैं कि भाई जिस प्लैनेट से वो नीच भंग होता है वो अगर या तो शुरुआत में ही उसकी हमें महादशा मिल जाती है, यानी लंबा फेज मिल जाता है, या वो 2 बार अंतरदशा में आता है तो वो नीच भंग ट्रिगर कर जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। यानी कम से कम हमें जीवन का 15 से 20 वर्ष का समय उस नीच के ही स्वभाव में बिताना पड़ता है। बहुत लकी हैं तो पता लगा शुरुआत से ही जो प्लैनेट आपके लिए नीच भंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्लैनेट आपको शुरुआत से ही अपनी महादशा देगा। यानी बड़ा लाइफ टाइम अगर नीच भंग के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट का आपको मिल जाता है तो शुरुआत से उसके अच्छे परिणाम मिलने लग जाते हैं। लेकिन ये तो बात तय है वो ग्रह उच्च का या स्वग्रह ही नहीं माना जा रहा है, वो नीच का ही है। वो नीच में बैठकर किसी और की मदद से अपने नीच भंग करवा दी, माने उस कार्य को करने के लिए किसी और की मदद। जैसे कई बार क्या होता है, हमारा कोई गवर्नमेंट का काम, सरकारी काम, या पिता से संबंधित कोई ऐसा विषय है, पिता से बातचीत करनी है, हम अकेले जाते हैं तो हमेशा वो हमारा कार्य नहीं होगा। और जब कभी भी हम अपने पार्टनर के साथ जाते हैं निश्चित तौर पर 101% वो कार्य होता है। मतलब हो सकता है आपकी कुंडली में सूर्य या बृहस्पति नीच के बैठे हों लेकिन वो नीच भंग करवा रहा है। क्लियर हो गया? और नीच भंग के लिए कहीं ना कहीं चंद्रमा जिम्मेदार हो रहा है, अगर शुक्र जिम्मेदार हो रहा है, तो अगर वो प्लैनेट जिम्मेदार हो जाते हैं तो फिर वो अच्छे फल देने लग जाएगा उस आइडेंटिटी के कारण।
चंद्रमा माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है, माँ समान को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? शुक्र हमारे धर्म पत्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पत्नी समान महिलाएं, जैसे हम सालियों को या सिस्टर इन लॉ को भी हम इस प्रकार से गिन सकते हैं। बहनों के लिए हम सामान्यतः बुध पर विचार करते हैं। तो वो ध्यान रखना कि नीच भंग के लिए सबसे मेन प्लैनेट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो उस आइडेंटिटी की मदद से आपको वो कार्य फलीभूत होगा, अपने दम पर नहीं होगा। बलि भाग्येश शुक्र के साथ नेचुरल कारक हैं, दोनों बहुत ज़्यादा शुभ प्लैनेट माने जाते हैं। सामान्यतः मैंने तो जिसी की भी कुंडली देखी है, अगर उसका बृहस्पति बहुत अच्छा है, शुक्र भी बहुत अच्छा है, तो भाग्य का उसको साथ मिलता ही मिलता है। बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह हैं ये। अगर किसी कुंडली में मारक भी होंगे, शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, तो भी वो इतना ज़्यादा पीड़ा नहीं प्रदान करते हैं अपनी महादशा में। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव प्लैनेट, स्वभाव से ही मेलेफिक प्लैनेट है, वो तो आप समझ सकते हैं, मारक अगर बन के बैठे हैं तो वो अपनी दशा में बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें दूसरा शुभ ग्रह शुक्र। तो बलि भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी बलि होकर शुक्र के साथ भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है, और ये और ज़्यादा बलि माना जाएगा अगर शुक्र और भाग्येश की जुगलबंदी यानी फ्रेंडशिप है। बृहस्पति लग्न से केंद्र में, क्लियर हो गया? बृहस्पति लग्न से केंद्र में, क्लियर? इसमें हमने लक्ष्मी भाव को भी छोड़ दिया है। बृहस्पति केंद्र में आ गए हैं। केंद्र का मतलब होता है एफर्ट्स बहुत कराता है, लेकिन प्रसिद्धि भी उतनी ज़्यादा। तो जो व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है उसको प्लैनेट को केंद्र में आना चाहिए। और जो व्यक्ति कहता नहीं सर मुझे तो 9 to 5 की जॉब चाहिए, बस मुझे ज़्यादा कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, मैं तो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहना चाहता हूँ बस, तो फिर उसके लक्ष्मी भाव मजबूत होने चाहिए। वो बहुत ज़्यादा यश तो नहीं पाएगा, लेकिन वो उसको जो भी मिलेगा वो बहुत सेटिस्फाई रहेगा। बढ़िया जॉब, बढ़िया वाहन, लेकिन उसको अगर प्रसिद्धि चाहिए तो कहीं ना कहीं केंद्र हाउसेस के साथ संबंध या केंद्र हाउसेस का बलि होना आवश्यक है। बृहस्पति लग्न से केंद्र में, तो पिता परम भाग्यवान हो। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी जातक की कुंडली में पिता से संबंधित कोई विषय मजबूत हो रहा है तो उसका फायदा जातक को मिलता है। क्लियर होगा? जैसे एक ही पिता के 2 संतानें हैं, दोनों की कुंडलियाँ उठाकर देखिए, एक कुंडली से आ रहा है पिता बहुत ज़्यादा भाग्यवान है या पिता के पास बहुत धन दिखाई दे रहा है, दूसरे की कुंडली से आ रहा है कि जी पिता की कुंडली में कोई धन नहीं दिखाई दे रहा है, पिता ज़्यादा भाग्यवान नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति के अनुसार उसका जो उसको फ़ायदा नुकसान अलग अलग मिलेगा। अगर कुंडली में, मेरे कुंडली में लिखा है कि मेरे पिता भाग्यवान है, मेरे पिता धनवान है, तो उनके एसेट्स का मुझे फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो पिता से संबंध बता रहे हैं। जैसे मेरी कुंडली में दिखा रहा है माता बहुत धनी, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये धन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मी आल्सो। मेरी कुंडली से भी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी उसका फ़ायदा सीधा सीधा कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। और पता लगा दूसरे भाई की कुंडली में देख रहे हैं कि भाई एक ही माँ के 2 संतानें हैं, दूसरे भाई की कुंडली में दिखा रहा है कि भाई माँ का भाव कमज़ोर है, माँ का धन भाव कमज़ोर आ रहा है, माने चतुर्थ से दूसरा। तो इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति को माँ से एसेट्स के रूप में ज़्यादा नहीं मिलेगा कुछ। तो ये जो बात लिखी है इसमें, पिता परम भाग्यवान, तो वो जातक के लिए भी बड़ा बलि माना जाएगा। तो जातक को भी पिता के भाग्य का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। फादर के नाम के फेम का उपयोग आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट जो नेगेटिव है, मतलब अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, भाग्येश नीच होकर। ये तो बात याद रखिए, एक सिंपल सा तरीका है, भाग्येश आपका नीच का हो गया है, लग्नेश भी आपका कमज़ोर आ रहा है, और आपका पंचमेश भी कहीं ना कहीं ग्रसित है, पापाक्रांत है, तो फिर आपको भाग्य का पूरा पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। और अस्त पर भी 2 प्रकार से विचार करना है। देखिए, अस्त का मतलब है कि वो सन से ज़्यादा नज़दीक आ रहा है,
तो सिर्फ सन ही दिखाई देगा, वो प्लैनेट को एफर्ट करता वो दिखाई नहीं देता, यानी उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के कारण आपको वो कार्य होता सा नहीं दिखता है। क्लियर होगा? जैसे मान लीजिए सूर्य के नजदीक जाने पर शुक्र अस्त हो जाता है, और ये दोनों कहीं अनफेवर, मान लीजिए वो सूर्य का ज्यादा फेवर कर रहा है जिस हाउस में बैठे हुए हैं, तो होगा क्या, शुक्र कहीं ना कहीं नेचुरल कारक है पत्नी का, तो अनफेवरेबल हाउस में बैठ गया वो, मान लीजिए मेष राशि में बैठ गया या लियो यानी सिंह राशि में बैठ के अस्त हो रहा है, तो पत्नी को कष्ट, बहुत ज़्यादा क्लोज अगर आ जाए ये, तो इस कंडीशन में डाइवोर्स तक की संभावना भी बन जाती है। सूर्य क्योंकि परम शत्रु हैं शुक्र के, लेकिन यही कंजंक्शन, यही यह अस्त होना ये वाला इतना बुरा नहीं माना जाएगा अगर ये शुक्र के हाउस में बैठा है, बिकॉज शुक्र जो है वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, और दोनों के बीच में सेपरेशन, जैसे मान लीजिए मीन राशि का शुक्र बैठा है, वहीं पर सूर्य बैठा है, और बेशक से अस्त भी है, तभी भी शुक्र उच्च की राशि में बैठा है, अस्त है। और इसमें भी एक बात का और विचार करें, अगर दोनों की डिग्री में अच्छा खासा फर्क है, माने कहता है भाई जिस डिग्री पर वो अस्त हो रहा है उस डिग्री के आखिरी पॉइंट पर वो उसको अस्त कर रहा है, मान एक तो कहता है भाई 1 डिग्री का फर्क है, दूसरी कुंडली में देखा जी 5 डिग्री का फर्क आ रहा है, तो उन डिग्रियों के गैप के अनुसार भी अस्त का फल अलग अलग माना जाएगा। अब ये पत्नी को कष्ट जरूर दे सकता है, लेकिन सेपरेशन या डाइवोर्स का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि शुक्र उच्च का होकर बैठा है। तो अस्त का फलादेश कहना कि भाई कुछ हद तक शुक्र का प्रभाव उसके जीवन में नहीं दिखता है, लेकिन अगर वो उच्च का होकर बैठा है, अपने फेवरेबल हाउस में बैठा है, तो निश्चित रूप से शुक्र कार्य करेगा। तो इस प्रकार से समझना है। तो भाग्येश नीच होकर भाग्य भाव में, भाग्य भाव से द्वितीय, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भाग्य भाव हमारा नवम भाव है, और कहते हैं सामान्यतः नवम भाव से अगर कोई ग्रह दशम भाव में चला जाता तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपका धार्मिक एजेंडा वो अपने से द्वितीय में बैठा हुआ है, यानी धन भाव में, और सारा धार्मिक इमेज आपको कहाँ से मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र से मिलेगी, आपके जो भी आपका जॉब करियर होगा कहीं ना कहीं उसका संबंध आपके एथिक्स, मोराल, धर्म से भी होगा। लेकिन ये कब अनफेवरेबल हो जाता है, जब भाग्येश नीच का होकर भाग्य भाव से द्वितीय अथवा चतुर्थ में मंगल से युक्त है, या तो यहां से यहां बैठा है या यहां से 12वें भाव में बैठा हुआ है। अगर वो 12वें भाव में बैठा तो अपने से चतुर्थ बैठा है, लेकिन वो कब खराब मानना है, जब वो नीच का होकर बैठा और मंगल के साथ बैठा हुआ है। क्लियर? लेकिन इसमें अगेन फिर किस चीज का विचार करना है, अगर नीच भंग हो जाता है तो फिर उसका बुरा फल त्याग देना है, लेकिन हाँ शुरुआती परिणाम दुखदायी होंगे ही होंगे। कोई भी ग्रह नीच का बैठता है, शुरुआत में उसका नीच के समान ही फल मिलता है आपको, अगर नीच भंग में भी इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो जातक का पिता निर्धन होगा, तो आप समझ सकते हैं अगर जातक का पिता है, ये जातक के पिता से द्वितीय यानी पिता के एसेट्स, वहां वो नीच का होकर बैठ रहे हैं और नीच भंग भी नहीं हो रहा है, तो पिता के एसेट्स गए, और पिता के एसेट्स जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको भी उसका हर्जाना उठाना पड़ेगा, आपको भी पिता से कुछ ज्यादा एसेट्स मिलने वाले नहीं है। क्लियर हो गया? तो नाउ थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नवमेश दशम भाव में, नवम भाव का स्वामी दशम भाव में, लेकिन इस बार वो नीच का होकर नहीं बैठा है, हेल्थी मूड में है, दशमेश नवम भाव में। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, अगर शनि बैठ जाए इस एग्जाम्पल चार्ट में, यानी काल पुरुष की कुंडली का हमने मेष लग्न लिया है, तो शनि बैठ जाए धनु राशि में, बृहस्पति बैठ जाए मकर राशि में, तो बेशक से वो दोनों ही थोड़े थोड़े अनफेवरेबल मूड में, क्योंकि ये भी बृहस्पति की क्षत्रिय और अग्नि तत्व प्रधान राशि है, और जो शनि का स्वरूप है थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा ठंडे माने जाते हैं, एकदम ताबड़तोड़ माना जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है, क्योंकि देखिए शनि ग्रह पर आज तक कोई गया तो है नहीं, सिर्फ उन्होंने कहीं ना कहीं थर्मल विजन कैमरे के जरिए उसका तापमान रिकॉर्ड किया, तो वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगाते कि शनि ग्रह का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस है,
मतलब जैसे आग अगर बहुत भयंकर हो तो आदमी को तुरंत स्पर्श करते ही ध्वस्त कर देती, जला डालती है। ऐसे ही ठंड अगर भयंकर, इतनी ज़्यादा ठंड हो तो ठंड, उस ठंडे सतह को छूते ही आदमी का देहावसान या मृत्यु हो जाती है। तो बात याद रखिएगा, जो बोलते हैं ना कि भाई -50 डिग्री पर उसने बर्फ़ को छू लिया और उसके सेल डेड हो गए, उसको काटना पड़ा हाथ। इसी प्रकार से कहीं -200 डिग्री पर आपने उस सरफेस को छू लिया तो तुरंत वो सेल डेड हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आक्रामक रवैया शनि भी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वो आक्रामक अग्नि से नहीं है, वो आक्रामक अपने शिशिर से है, भयंकर ठंड देते हैं, भयंकर। क्लियर हो गया? तो वो भी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से नवमेश दशम में है, दशमेश नवम में है। तो यहाँ पर अगर शनि और बृहस्पति भी कर रहे हैं तभी भी उनमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि कोई बात नहीं है, हम दुश्मनी में भी एक शराफत रखेंगे नहीं भाई, क्योंकि अगर शनि ने कहीं बृहस्पति के भाव को खराब किया तो बृहस्पति भी वहाँ भाव खराब कर सकते हैं, तो उसका भी इसको शुभ फल मिलेगा। और नीच भंग के समान ही उसको भी ट्रीट करना है। उसका अशुभ फल आपको कम आंकना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इस कंडीशन में परिवर्तन योग में हमेशा ही उसको फ़ायदा मिलता है। क्लियर हो रहा है? और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर बृहस्पति के पास प्रोफाइल है नवम भाव का, शनि के पास दशमेश का प्रोफाइल है। तो कहीं ना कहीं केंद्र और माने केंद्र और लक्ष्मी का जब मिलन होता है तो आपको पता है ये राजयोग माना जाता है। तो विपरीत राजयोग लग गया है फिर ये, तो नीच का प्रभाव करीब करीब खत्म हो जाएगा और उसको इसी की तरह ट्रीट करना है। और इसमें एक चीज का ध्यान देना, दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शुभ ग्रह से दृष्टि भी पा रहे हैं। स्पेशली नवम भाव के स्वामी की बात करें तो नवम भाव के स्वामी यानी नवमेश को भी शुभ ग्रह की दृष्टि मिल रही है। हालांकि बृहस्पति अपने आप में ही शुभ है मेष लग्न की कुंडली के लिए, उसको किसी अतिरिक्त शुभ ग्रह की दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई भी और लग्न है तो अगर उसमें कहीं शुक्र की निर्दोष दृष्टि और बृहस्पति की निर्दोष दृष्टि, चंद्रमा की निर्दोष, बुध की निर्दोष दृष्टि पड़ जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। यानी इसको बोलते हैं कर्माधिपति योग। कर्म और भाग्य भाव को जब एक्सचेंज कर जाते तो उसका स्टेटस भी बहुत अच्छा होता है, उसका जो भी जॉब प्रोफाइल होगा बड़ा अच्छा होगा और बड़ा सम्माननीय वो कार्य करने वाला होगा, बड़ा सम्मान में उसका, यानी धर्म और कम कर्म दोनों उसको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो इसका पिता भी धनी, जातक यशस्वी, पिता भी धनी हो जाते क्योंकि इसका स्वामी यहाँ चला गया है और इसका स्वामी यहाँ आ गया है। नेक्स्ट इज, अब सूर्य भी आपको पता है नवम भाव के सेकेंडरी कारक में माने जाते हैं। सूर्य उच्च तथा भाग्येश 11वें भाव में। सूर्य आपको पता है मेष राशि में उच्च के होते, तो सूर्य अगर उच्च के हैं और भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी 11वें भाव में, यानी वो अपने से तृतीय या कुंडली का जो इच्छा पूर्ति वाला भाव है या इनकम सोर्सेज वाला भाव है वहां बैठा है भाग्येश। तो जातक धर्मात्मा होगा, राजा का प्रिय, भाई सीधी बात है। अगर सूर्य अच्छा है तो सूर्य यानी राजतंत्र की बात करने वाला, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू वो बहुत अच्छे से उसके टैकल होंगे। राजा का प्रिय और पिता भक्त होगा, सूर्य बली हो गया तो पिता भक्त होगा। तो ये सारी चीजें सूर्य से भी हम और बृहस्पति से भी, दोनों से देखते हैं। भाई मान लीजिए किसी कुंडली का सूर्य ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, बृहस्पति बलवान है तो मैनेजेबल है वो। असल में राजा को नीति का सही ज्ञान कौन देता है? बृहस्पति देता है। भाई जैसे किसी कुंडली का सूर्य बहुत बली है लेकिन अगर वो कहीं अच्छे प्रभाव में नहीं आ रहा है तो कई दफ़ा व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और अभिमानी हो जाता है, झूठा दिखावा करने वाला होता है। क्योंकि जब राजा राजमहल में आता है तो फिर वो अपनी सीमाओं से परे चला जाता है और अगर उस पर अंकुश लगाने वाला कोई गुरु ना हो तो वो गलती भी कर सकता है। तो बलि सूर्य होने पर बृहस्पति का भी बलि होना जरूरी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सूर्य आपका कमजोर है। कमजोर माने कई दफा लोग कहते हैं ना, सर सूर्य तो मेरा 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, कोई बात नहीं, लेकिन उस सूर्य पर मैच्योर बृहस्पति की दृष्टि है, आप चिंता ही मत कीजिए। कुछ ऐसे ही मान लीजिए भी एक राज्य, जैसे हम कहते हैं ना भारत में
जो एक प्रकार से जो टर्न किया था, चेंज किया था। पहले जो पानीपत की जंग बड़ी फेमस है, तो उसमें हेमू और अकबर के बीच में जंग हुई, जब हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। तो वास्तव में वो अकबर के ज़रिए जंग नहीं हुई थी, उनके सिपह सालार, उनके जो भी उनको डायरेक्ट करने वाले, उनके ट्रेनर कह लीजिए, उनके गुरु कह लीजिए, बैरम खां, उसके कारण वो जीते थे, लेकिन नाम अकबर का ही मिला। अकबर तो बहुत कम उम्र के आयु के उस समय थे। इसी प्रकार से कोई भी राजा वास्तव में राज नहीं करता है, उसकी संहिता राज करती है, जो संहिता उसके गुरु से उसको मिली है। राजदंड जिसको बोलते हैं आप, प्रोटोकॉल, मानक प्रक्रियाएं, उसमें अगर गुरु का हस्तक्षेप ना हो, उसको मेंटर अच्छा ना मिले, तो वो गड़बड़ हो जाता है। अब उसका मेंटर उसका सेनापति भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। उसका मेंटर उसके पिता भी हो सकते हैं। तो वो गुरु के अगर उसके साथ चल रहा है, तो निश्चित रूप से वो राजा अजय होगा और उसको बलि माना जाएगा। तो ये सारे उसको, अब इसमें दूसरे और नवे भाव का, हालांकि मैंने बताया था भी दूसरा भाव नवा भाव से अगर हम देखते हैं तो छठा पड़ता है। अगर वो अनफेवरेबल राशि में बैठा है, हैप्पी मूड में नहीं बैठा हुआ है, तो फिर वो छठे भाव के भी नेगेटिव परिणाम देना शुरू कर देता है, क्योंकि अपने से 6 होकर बैठा है। क्लियर होगा? तो अपने से 6 यानी हेल्थ कह लीजिए, किडनी डायलिसिस में समस्या, पिता को अपने से 6 होकर बैठा है। और कहीं ना कहीं अपेंडिक्स भी बढ़ सकता है पिता को, और पेट का निचला हिस्सा परेशान रह सकता है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि भी, लेकिन ये जो बुरा प्रभाव है टल जाता है अगर 2 और 9 राशि परिवर्तन कर लें। इसका स्वामी यहाँ चला गया, इसका स्वामी यहाँ चला गया। देख रहे हैं आप, इस केस में भी शुक्र और बृहस्पति की बात हो रही है, बट फिर भी वो एक प्रकार की उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, भाई मैं बुरा नहीं करूंगा। शुक्र तो वैसे बृहस्पति को बुरा नहीं मानते। जैसे शुक्र यहाँ बैठ जाते हैं धनु राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में, तो उसको राशि परिवर्तन का फायदा मिलेगा। लेकिन ये राशि परिवर्तन और एक और राशि परिवर्तन, जैसे मान लीजिए यहाँ 12 नंबर पड़ रहा है, 12 नंबर यानी मीन राशि, उसमें शुक्र को बिठाना या धनु में शुक्र को बिठाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि शुक्र जल तत्व प्रधान है, उनको ये सब चीज़ें पसंद हैं। और जो 12 नंबर मीन राशि है, उसको बृहस्पति का रोमांटिक फेज माना जाता है। और ये अग्नि तत्व है, एक प्रकार का ऐसा बृहस्पति है जो है तो ब्राह्मण, लेकिन वो एक क्षत्रिय दरबार में काम करता है। क्लियर हो गया? क्षत्रिय भाव में रहने वाला है। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर आपस में तो कहते हैं 32वें वर्ष, तो बहुत ही कम आयु है, 32 वर्ष भी कोई ज़्यादा आयु नहीं है। 32वें वर्ष में उसको भाग्य, वाहन, कुटुंब का पूर्ण सुख मिलने लग जाता है। दोनों का एक्सचेंज होता है। अगर फेवरेबल है, दोनों हैप्पी मूड में हैं, दोनों फ्रेंड हैं, तो ज़बरदस्त फायदा होता है। और अगर वो जैसे अभी भी बृहस्पति तो शुक्र को शत्रु ही मान रहा है, उसके बावजूद भी उसको जीवन में 32वें वर्ष के बाद एक ड्रास्टिक बदलाव दिखाई देने लग जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, ये नेगेटिव पॉइंट है, लग्नेश व षष्ठेश, यानी लग्न भाव का प्रथम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी शत्रुवत होकर इकट्ठे हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। अब शत्रुवत का अर्थ ये हो सकता है आइदर ये दोनों एक दूसरे के एनिमी हो, भाई यहां पर जैसे लग्नेश मंगल है और षष्ठेश बुध है, तो दोनों एनिमी हैं, शत्रुवत होकर नवम भाव में बैठे हैं, या ये जिस राशि में बैठे वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है। क्लियर हो गया? तो इस कंडीशन में अगर कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर ये दोनों मित्र हैं, ध्यान रखें, प्रथम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी अगर मित्र हैं और वो राशि जहां बैठे हैं वो भी उनको फेवर कर रहा है, फेवर का कारण ये भी हो सकता है भाई इन दोनों में से कोई एक मित्र बन गया है इस राशि का। बेशक से आप समझिए जरा इस चीज को, ये दोनों मित्र हैं लेकिन इसका स्वामी मित्र नहीं है, कोई बात नहीं, तभी भी मैनेजेबल होगा। तो ये ध्यान रखना, ये वाली जो बात है शत्रुवत, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। स्पेशली लग्नेश और षष्ठेश अगर डिशुम डिशुम करने वाले हैं तो फिर पिता पुत्र में भी डिशुम डिशुम होगा।
झगड़ा होगा पिता और पुत्र में। क्लियर, कलह रहता है पिता और पुत्र में, वो एक दूसरे के विचारों का कोई ज़्यादा सम्मान नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं सूर्य। सूर्य जो पिता का सेकेंडरी कारक माना जाता है कुंडली में। सूर्य 6, 8, 12 भाव में, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। कई कुंडली में आपने सूर्य को 6, 8, 12 भाव में देखा होगा। इसके अलावा अष्टमेश नवम भाव में, ये अब 8वें भाव का स्वामी नवम भाव में, क्योंकि कुंडली में सबसे ज़्यादा सांसारिक दृष्टि से अशुभता माना जाता है, अशुभता देने वाला ग्रह या भाव अष्टम भाव। अब वो बैठ गया नवम भाव में, और सूर्य भी 6, 8, 12 में है। द्वादशेश लग्न में, 12वें भाव का स्वामी लग्न में आ गया है, तथा षष्ठेश 5वें भाव में, छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में चला गया। 8वें भाव का स्वामी नवम में आ गया है, छठे भाव का स्वामी पंचम में चला गया, 12वें भाव का स्वामी लग्न में आ गया है। क्लियर। और सूर्य भी कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में पीड़ित है। इस कंडीशन में पिता की आयु कम होगी। अगर पिता की आयु कम है, इसको हम कह सकते हैं कि जातक एक प्रकार से भाग्यहीन महसूस करेगा। उसको कभी भी नहीं लगेगा मुझे घर में बुजुर्गों का या घर के बड़े लोगों का पूरा सुख मिला, क्योंकि 9th हाउस खाली पिता नहीं, 9th हाउस आपके घर के बुजुर्गों को बताता है, बड़े लोगों को बताता है। पिता अल्पायु में उसके चले जाते हैं, उसके बाद उसको अपने घर के जो वरिष्ठ लोग हैं उम्र में ज़्यादा, उनका भी कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलता, इसलिए अपने आप को भाग्यहीन मानता है। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि अगर कोई सूर्य 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो अनफेवरेबल तो होगा। पिता ज़्यादा जीवन नहीं रहेंगे क्योंकि तीनों दूसरी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन वो विपरीत राजयोग का मतलब वो ट्रबल से वो निकल जाएगा। विपरीत परिस्थितियां आती हैं और वही विपरीत परिस्थितियां उसको ऊंचाइयों तक लेकर जाती हैं, तो वो भी ध्यान रखना है विपरीत राजयोग में, क्योंकि सन इन्वॉल्व हो रहा है। अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो हर बार वो 6, 8, 12 में बैठेगा तो विपरीत राजयोग बने, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर बात करते हैं राहु। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य, चंद्रमा और कहीं ना कहीं बृहस्पति को वो अगर साथ में बैठ जाता है तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। भाई बृहस्पति के साथ तो आपको पता है गुरु चंडाल दोष माना जाता है, सूर्य चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष माना जाता है। तो कहीं ना कहीं राहु का बृहस्पति से मिलन या राहु का सूर्य से मिलन, और अगर वो बृहस्पति या वो सूर्य नवम भाव से रिलेट कर रहा है या वो भाग्येश भी है, तो पिता को निश्चित रूप से हेल्थ इशू आएंगे ही आएंगे। क्लियर हो गया। राहु नवमेश या सूर्य को पीड़ित करे, इसमें आपको बृहस्पति को भी ध्यान रखना है। अब बृहस्पति नवमेश है या बृहस्पति गुरु चंडाल दोष में कहीं भी पीड़ित है, किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति का गुरु चंडाल दोष में जाने का अर्थ होगा उसका जो हस्बैंड है उसको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, और वो रूढ़ियों को ना मानने वाला या कह सकते हैं धर्म में बिल्कुल नहीं, नास्तिक हो सकता है वो। लेकिन ये वाली बात फेवरेबल भी हो सकती है अगर गुरु अपने घर में बैठकर गुरु चंडाल दोष में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी गुरु अपने घर में बैठा है, राहु वहाँ है, आपको पता है घर का मालिक अगर घर में है चलेगी तो उसी के, भाई कागजात जमीन के सारे उसी के पास हैं तो चलेगी सबसे ज़्यादा उसी की। तो इस पर भी विचार करना है कि गुरु चंडाल दोष भी बृहस्पति के साथ अलग अलग प्रभाव ले देते हैं। जैसे मान लीजिए बृहस्पति एक्साइटेड मूड में है, अभी पूरा बली होकर बैठे हैं एकदम कर्क राशि में, वहाँ पर राहु आ गया है, और राहु और बृहस्पति में डिग्री में भी अच्छा खासा गैप है, मान लीजिए 15 डिग्री का गैप आ गया है, तो चिंता करने की इस गुरु चंडाल दोष की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया। और अगर कहीं ये वाला भाव, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपके 9th हाउस में पड़ रहा है, कर्क राशि में गुरु चंडाल दोष बृहस्पति और राहु के साथ लग रहा है, सेपरेशन के साथ, इसका मतलब अगर महिला की कुंडली है वो, तो उसका जो हस्बैंड होगा वो रूढ़ियों को बिल्कुल नहीं मानेगा, अंधविश्वासी नहीं होगा, और माने ये एक पॉजिटिव साइन है। और यही नेगेटिव हो जाता है अगर बृहस्पति और राहु अनफेवर, स्पेशली बृहस्पति की वो फेवरेबल राशि नहीं है,
बृहस्पति मान लीजिए 10 नंबर में होकर यहाँ राहु के साथ फंस जाता, तो फिर तो आपका पति पूर्ण नास्तिक, धर्म को नहीं जानता, अपने मन की बात करता। तो ऐसे गुरु चंडाल दोष का विचार करना है आपको। क्लियर? तो राहु नवमेश या सूर्य को पीड़ित करे, पिता की सेहत खराब कर देगा। क्लियर हो गया? और कहीं ना कहीं सूर्य जिस चीज़ को सिग्निफाई करता है उससे रिलेटेड चीज़ें भी परेशान कर। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, सूर्य और राहु का ग्रहण दोष कब हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकता है। जिस राशि में उसको ग्रहण दोष लग रहा है वो उसके मित्र की राशि है, वो एक्सेल्ड यानी उच्च का बैठा है, स्वग्रह होकर बैठा है, तो उसकी ज़्यादा चलेगी। मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा ही है कि भाई उसके कार्य सारे अथॉरिटी के हो जाते हैं, लेकिन उसको चैलेंज करने वाले लोगों की कमी नहीं होती। हर बात पर विवाद करने वालों लोगों की कमी, साथ में ही राहु मौजूद रहता है। हर बात पे कोई ना कोई डिबेट बन जाती है, लेकिन अंततो गत्वा हर बार उसी की जीत होती है। अगर आप देखें, चंद्रमा और राहु का मिलन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कुंडली में दशम भाव में है, तो ये कोई बुरा नहीं माना जाएगा। उसी राहु के कारण वो कभी भी कर्म को लेकर अपने आप को निश्चिंत नहीं मानते थे कि नहीं नहीं कि सर अभी हमने ये आंदोलन खत्म किया, अभी कुछ दिन शांत हो गए। नहीं नहीं, आलस्य क्या होता है उनको पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये राहु आदमी को डेडिकेट भी बना देता है। वो उससे संबंधित विषयों में वो आराम नहीं करता, आराम हराम हो जाता है, या कह सकते हैं आराम हराम है, वो ऐसा मान लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ये विचार करना आपको। अगर चंद्रमा ग्रहण दोष में है लेकिन चंद्रमा स्वग्रही है तो माँ को इतनी समस्याएं नहीं होंगी, और अगर चंद्रमा ग्रहण दोष में है और पीड़ित है तो फिर माँ को समस्या, हेल्थ इशू होंगे ही होंगे। और किसी जातक की कुंडली में दिखता है तो आप समझ सकते हैं कि उसको वो लाइफ कम मिलेगी, उससे रिलेटेड जो भी कारकत्व हैं। नाउ लग्न, अब ये पॉजिटिव है। लग्नेश नवे भाव में, भाग्येश नवम भाव में। लग्न का स्वामी नवम भाव में आ गया है और भाग्य यानी नवम भाव का स्वामी लग्न में चला गया। बृहस्पति सप्तम में। सप्तम क्यों? क्योंकि सप्तम भाव नवम भाव से एकादश भाव है। अगर नवम भाव से गिनते हैं तो ये 11वां भाव पड़ता है नवम भाव से। ऐसी कंडीशन में जातक को धन वाहन का पूरा सुख मिलेगा। और अब जो पॉइंट बताने वाला हूं ये इतना शुभ पॉइंट है, वो स्वयं तो भाग्यशाली है ही, सौभाग्यवान है ही। ऐसा जातक अगर आपके साथ है, आपके घर में रहता है, तो उसके कारण दूसरे लोगों का भाग्य भी बली हो जाता है। किसी भी कार्य में ऐसे लोगों को अपने साथ रखेंगे, आपका कार्य निश्चित रूप से, माने वो एक प्रकार से कहते हैं ना, ये एक ऐसा भगवान का प्रसाद है, भगवान का ताबीज़ है या भगवान का लॉकेट है, इसको अपने साथ रखेंगे तो आपका कार्य निश्चित रूप से बनेगा। तो वो कौन सा योग है? देखिए, ये 3 लक्ष्मी योग माने जाते हैं, माने 3 लक्ष्मी हाउसेस माने जाते हैं, 1, 5, 9। अगर इनके स्वामी इन्हीं घरों में बैठे, तीनों, लग्नेश लग्न में, पंचमेश पंचम में, नवमेश नवम में। हालांकि ये बहुत रेयर ही कुंडलियों में मिलता है, लेकिन अगर ऐसा है आपकी कुंडली में, दूसरों को भी सौभाग्यवान, भाग्यवान बनाने की ताकत ऐसे लोगों में रखते हैं। बड़े भाग्य किए हों आपने, बड़े अच्छे कर्म किए हों, तो आपको ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में मिलेंगे। तो अगर आपके कुंडली में ऐसा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा किन किन के कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति पूर्व पुण्यों के प्रताप से ही उन्होंने रीबर्थ लिया है। चाहे उनको यश मिले या ना मिले, लेकिन भाग्य की कमी उनके जीवन में कभी नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। देखिए, कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, लेकिन कई बार जब लोग अपने एनालिसिस की बात करते हैं, कुंडली एनालिसिस की बात, तो देखिए वो संभव नहीं हो पाता है। ये कोई 1 या 2 मिनट का खेल नहीं है, इसमें कई कई घंटे बीत जाते हैं। और ये कोई ये भी नहीं कि सर एक वाक्य में बता दे, नहीं, ये एक वाक्य में बताना संभव नहीं है। हाँ, आप अगर कोई ऐसी कॉमन चीज़ें पूछते हैं तो उसको निश्चित तौर पर बताने का प्रयास करेंगे।
और कोई भी आपका ज्योतिष संबंधी जनरल अगर डाउट होगा उसको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।